नमस्कार दोस्तों, एकाग्रता में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीएससी GS2 कंप्लीट उसके PYQs प्लस स्टैटिक पोर्शन। इससे पहले हमने ऑलरेडी कर चुका है यूपीएससी GS1 कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सेम यही PYQs और स्टैटिक में कंप्लीट किया था। और अभी हम GS2 के पहले सब्जेक्ट पे हैं, जो कि हमारा गवर्नेंस। और इस गवर्नेंस के अंदर लास्ट जो हमने कंप्लीट कराया था वो था हमारा NGO, राइट। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सिविल सर्विस रिफॉर्म या सिविल सर्विस या पुलिस रिफॉर्म, जिसको भी हम कहें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक। ये रहा। तो भाई जी, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज क्या है? ठीक है, सिविल सर्विसेज एज रिगार्डेड एज स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विस क्या है? हमारा स्टील फ्रेम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका एम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सिविल सर्विस का काम क्या है? सिविल सर्विसेज एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की स्टील फ्रेम की तरह काम करता है, जिसका काम पॉलिसी को फॉर्मुलेशन या उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। और क्या करना होता है? ताकि जो नेशन है वो क्या हो जाए? डेवलप हो सके, राइट। कि नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन आप लिख सकते हो किसी भी सिविल सर्विसेज अगर क्वेश्चन आया तो। दूसरा कि जो सिविल सर्विसेज हैं या उसके जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए? तो पहला है कि वो होने चाहिए न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है। आग अगर आप एज अ सिविल सर्वेंट को देखो तो आप देखोगे वो कैसा होना चाहिए। तो वो ही क्वेश्चन पूछ रहा है कैसा होना चाहिए, कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल किस में होना चाहिए? कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना मिला हो, ठीक है। कोई भी ऑफिसर डू नॉट टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, की जो पॉलिटिक्स के अंदर कहीं पर भी भाग ना ले, चेंज ना हो। इवन देर इज अ चेंज इन द फ्लो ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के फ्लो के अंदर भी चेंज आ रहा हो, यानी कि अगर पार्टी भी बदल रही हो या कुछ भी हो रहा हो या सरकारें बदल रही हो, मगर उसके काम में कोई या उसके बिहेवियर में कहीं चेंज ना आए, ऐसा न्यूट्रल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? कि इसका जो कमिटमेंट है किसके प्रति होना चाहिए? लोगों के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति। और क्या होना चाहिए? उसका मेन क्या गोल क्या होगा? इनिशियल गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या होना चाहिए? कि वो क्या करे? वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, फॉलो द रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, रूल्स को फॉलो करे। वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को प्रमोट करे, ना कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। मैंने पढ़ाया था ना ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, में पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो वो किसको प्रमोट करे? डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को, ना कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को। जो सर्विस दे उसको टाइमली डिलीवर भी करे। और फाइनेंशियल प्रूडेंस हो, मतलब कि मैनेजिंग ऑफ द मनी, कि वो कैसे मनी को मैनेज करता है, लॉन्ग टर्म कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ला सकता है अपने डिसीजन मेकिंग द्वारा, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। चलिए, इसका नीड क्या, ज़रूरत क्या है इसकी रिफॉर्म में? ज़रूरत क्या है रिफॉर्म में, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं या वगैरह कुछ भी बोलो, ये हैं। उसके बाद ही तो रिफॉर्म की बात करेंगे हम, राइट। तो चैलेंजेस कौन कौन से? चैलेंजेस हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलता है। अभी हमने देखा न्यूट्रल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, रेड टेपिज्म है, ठीक है। लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स हैं, मतलब स्किल्स की कमी है कहीं ना कहीं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपना काम ढंग से ना भी करो तो भी एक दिक्कत है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्रॉमिस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, पोस्ट रिटायर अपॉइंटमेंट से मतलब क्या? कि उनको ये लालच दिया जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, कि आपको इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन बना दिया जाएगा, ठीक है।
इसका चीफ बना दिया जाएगा। तो इसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी पार्टी के अगेंस्ट या किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड, कुछ और चैलेंजेस हो तो यहाँ पर लिख लेना, काफ़ी स्पेस है, राइट। चलिए, तो इसलिए क्या है, इसके रिफॉर्म में ज़रूरत है। जैसे कि इसकी रिफॉर्म में क्या ज़रूरत है, रिफॉर्म इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो, जब भी हम किसी भी रिफॉर्म की बात करेंगे या किसी चीज़ की बात करेंगे या कोई चेंजेस की बात करेंगे, किसी भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस की बात करेंगे, तो हम कैसे करेंगे कि हाँ, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे कि हाँ उसकी ट्रेनिंग ऐसी दी जाए, ठीक है, उसको सबसे पहले उसका रिक्रूटमेंट ऐसे किया जाए, फिर उसको ट्रेनिंग ऐसी दी जाए, फिर क्या, उसके बाद उसको इथिक्स पढ़ाया जाए, ठीक। तो ये सारी सारी चीज़ें करेंगे, राइट, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो बेहतर से बेहतर उसमें जो ऑफिसर है वो बेहतर से बेहतर निकल के आए, समझ में। तो जैसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स करेंगे। जैसे अलका कमेटी ने कुछ कहा, होटो कमेटी ने कुछ कहा, भगवान कमेटी ने कुछ कहा। अलका कमेटी ने क्या कहा, नीड कॉमन सब्जेक्ट इन सिविल सर्विस ड्यू टू ऑप्टिमम बाइसेस। जैसे यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी बाइसेस देखने को मिलते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा जो टॉपर हैं, क्या पता वो मैथ से निकल रहे हो, मैथ्स में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं लोगों के, बाकी जो नॉर्मल सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम आ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिबेट है। दूसरा, उसकी अपॉइंट एप्टीट्यूड और लीडरशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस करने की भी बात कही है। और भगवान कमेटी ने कहा क्या कि जो एज है सिविल सर्वेंट की, उसकी क्या करनी चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कम कर देनी चाहिए, और करनी चाहिए ऑप्शनल को हटा देना चाहिए। तो ये रिक्रूटमेंट में कुछ चेंजेस करने की बात करी, ठीक है। और क्या बोला, और क्या है, जैसे कुछ रिफॉर्म है कि बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाएं, जैसे लेटरल एंट्री इन द यूपीएससी। अभी कुछ साल पहले ये हुआ था कि लेटरल एंट्री दी जा रही थी यूपीएससी के अंदर एक अच्छी लेवल पोस्ट पे। दूसरा, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कि उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग देनी चाहिए। जैसे सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया है, ई लर्निंग परफॉर्म बेस्ड पोस्टिंग दी जाए, उनको ई लर्निंग करवाई जाए, और क्या कर जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग दी जाए। इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, नीड कोड ऑफ इथिक्स एंड ग्रीवेंस रिडर्सल, ठीक है, उनको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि वो कोड ऑफ इथिक्स को फॉलो करें, ठीक है। और क्या, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करें उनको। एज सेकेंड एआरसी रिपोर्ट के अंदर ई गवर्नेंस और सीपी ग्राम को काफ़ी प्रमोट किया गया है। और क्या है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करें ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी सी दिख नहीं रही कि एक सिविल सर्विसेज की जो लाइफ है उसके अंदर सब में चेंज करने के लिए बात की जा रही है, रिफॉर्म की बात की जा रही है, चाहे वो स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, ठीक है, और उसकी ट्रेनिंग में हो, ठीक है, या उस ट्रेनिंग में होते हुए भी ट्रेनिंग के बाद उसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस किए जाएं ताकि पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री या किसी उसमें काम में बेहतर किया जा सके। जैसे टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड मीति इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई एक एक्स्ट्रा बाहर से बंदा लिया जाए और उसको लेटरल एंट्री यूपीएससी में डाला जाए ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सके। और क्या है, उसकी इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी में, टेक्नोलॉजी में, और जो पॉलिटिकल उसके वॉइसेस है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है ट्रांसफर में, वो चेंज किया जाए, राइट। तो ये अलग से कुछ क्रिटिसिज्म है वो मैंने लिखे हैं। जैसे कि हमारा अरुणा रॉय ने लिखा है कि जो सिविल सर्विसेज फॉर बीइंग इलीट एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, जो सिविल सर्विसेज है वो क्या है, हमारा एलिट्स के लिए है, और जो किससे डिस्कनेक्टेड रहता है, हमारे ग्रास रूट लेवल से क्या रहता है, डिस्कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि उसका लोकल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ये किसने किया, क्रिटिसिज्म किया, अरुणा रॉय ने। रघुराम राजन, जो फॉर्मर हमारे क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेटिपिज्म स्टॉप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो ब्यूरोक्रेटिक रेटिपिज्म है वो क्या रोक देता है, हमारे इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं हिंडर करता है, रोक देता है। चलिए, तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा सिविल सर्विस हमने कंप्लीट कर लिया कि सिविल सर्विस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा क्या है हमारा, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो ये भी मिशन कर्मयोगी एक तरह से सिविल सर्विस रिफॉर्म का ही एक पार्ट है, राइट, ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। तो व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, उससे पहले हम देख रहे थे मिशन कर्मयोगी क्या है, तभी अभी पढ़ेंगे। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, मिशन कर्मयोगी किसका, रिफॉर्म का ही एक पार्ट है। चलिए अभी बताऊंगा कैपेसिटी बिल्डिंग है क्या। मिशन कर्मयोगी is a new capacity building scheme for civil servants to upgrading the
पोस्ट रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम है। अब तो कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि कैपेबिलिटी को बढ़ाना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की। अब इंडिविजुअल की कैसे कर सकते हैं कि उसकी नॉलेज को इन्हेंस करके, उसकी स्किल को इन्हेंस करके, ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके, और इंस्टीट्यूशन में कि उसको स्ट्रेंथन करके, किस में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, किसी चीज़ में हो। ठीक है, उसकी किसी भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाना ही क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। ठीक है, कि इनहेंसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख दो कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है कैपेसिटी बिल्डिंग पे, तभी मैंने ये आपको बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग की डेफिनेशन बताइए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा कीवर्ड उठा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? इट इज रिजल्ट इन बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, गुड गवर्नेंस होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, इफिशिएंट एंड इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ठीक, तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की डेफिनेशन नहीं पता है, उसके जितने भी डायमेंशंस हैं नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है, तो आप इंडिविजुअल में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, बेहतर ट्रेनिंग, स्किल और अवेयरनेस वगैरह वगैरह सब कुछ लिख सकते हो आप इसके अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आप डिमांड नहीं कर पाओगे ढंग से, मैं लिख पाओगे। फिर आता हमारा मिशन कर्मयोगी विल हैव 6 पिलर। अब इस मिशन कर्मयोगी के 6 पिलर्स हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। कि पॉलिसी फ्रेमवर्क करना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, कॉम्पिटेंस मतलब सेट ऑफ स्किल और नॉलेज। ठीक है, उसका फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन फ्रेमवर्क। ठीक है, कि इन्हीं सब पिलर के अंदर क्या करना? बेहतर इंप्रूवमेंट करना, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क में हो, चाहे स्किल या नॉलेज में हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या मॉनिटरिंग ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द फ्रेमवर्क। तो ठीक है, चाहे मॉनिटरिंग करने में हो, उसकी इवैल्यूएशन करने में हो, तो इन सब में क्या करना चाहिए? 6 पिलर्स में इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है, जो बात कही है। इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है? इसके कोर प्रिंसिपल है फिजिकल कैपेसिटी बिल्डिंग विथ ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग से उसकी फिजिकल कैपेसिटी बिल्डिंग को क्या करना है? बढ़ाना है। रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की तरफ लाना है। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। क्रिएट करना है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको क्या करना है? ट्रेनिंग और लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है? बेहतर करना। एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना है, चाहे वो AI, ML, डाटा एनालिसिस या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। तो मिशन कर्मयोगी का काम क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या है काम? इंडिविजुअल की इनहेंस्ड नॉलेज, जिसका घूम फिर के क्या मतलब है? ये रहा, ई लर्निंग, HR मैनेजमेंट, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड। ठीक है, तो ये सारे क्या इसके अंदर ही तो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो ये सारा काम क्या है हमारा? कैपेसिटी बिल्डिंग का। चलिए, अब वो कैसे बेनिफिट करेगा? ठीक है, वो क्या करेगा? वो क्या बनाएगा? ऑफिसर को रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड बनाएगा। ठीक है, दूसरा वो बेटर सर्विस डिलीवरी की बात करेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका फंक्शन हो, या फिर जो डोमेन कॉम्पिटेंस है उसको क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑफिसर किसी भी डोमेन के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर उसकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, या सर्विस डिलीवरी में उसको फास्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि IRS है। ठीक है, IRS क्या करता है? कोई भी GST से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, तो ई गवर्नेंस की हेल्प से या फिर डिजिटल इन सब की हेल्प से अगर वो सीख लेता है, तो जो फाइल ट्रांसफ़र है यहाँ से यहाँ जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? तो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर समझाने के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ही डोमेन के अंदर क्या करना? उसको इनहेंस, कॉम्पिटेंस को बढ़ाना, स्किल, नई स्किल को सीखना। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये हमारा कंप्लीट सिविल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट सिविल सर्विसेज। ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं, वगैरह वगैरह। चलिए, अब आ जाता है हमारा पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म के अंदर क्वेश्चन आया है नहीं? अभी तक कभी पुलिस रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट हाँ, सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। ठीक,
तो पुलिस रिफॉर्म की, क्योंकि जैसा माहौल है पुलिस का, तो क्वेश्चन कभी पूछ ले कभी, तो कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का। तो हल्का फुल्का, ज़्यादा भी बड़ा है नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द पुलिस रिफॉर्म क्या है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करना, ह्यूमन राइट्स के प्रति या ह्यूमन डिग्निटी के प्रति उसको फॉलो करना, या फिर उसको एम्पैथेटिक बनाना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है, रूल ऑफ लॉ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करे, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करे और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, ठीक है। इनके बेसिस पर क्या करे? परफॉर्म करे। ये है हमारा क्या? पर्पस ऑफ पुलिस रिफॉर्म। तो हमको ये तीनों चाहिए, तो हम डेफिनेशन में भी लिखेंगे, द पर्पस ऑफ द पुलिस रिफॉर्म इज टू परफॉर्म पुलिस इन द लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, जिसका एम होगा ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यूज, कल्चर, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि उसके अंदर वैल्यूज, कल्चर, पॉलिसीज और प्रैक्टिस, इन सबको क्या करें? इनकलकेट करने की कोशिश करें। कहाँ पर? पुलिस, पुलिस के अंदर, राइट। समझ में आया? नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है, इसको ऐसा आप लिख सकते हो कि क्यों चाहिए और इसका मेन एम क्या है, ठीक है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, कैसा है ये? जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, 7 शेड्यूल के अंदर, पुलिस एक्ट के तहत, ठीक है। ये इसका प्राइमरी लीगल बेसिस है, ठीक है। पुलिस एक्ट के एक्ट 1861 के हिसाब से बनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसका रिक्रूट, ट्रेन, मैनेज इंडियन पुलिस सर्विसेज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इसको रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है, जो आईपीएस है उसको मैनेज करती है। और किसको और मैनेज करती है? सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को भी करती है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी खुद की पुलिस फोर्स होती है, ठीक है। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बाइसेस हो गया। और क्या है, हमको इसकी ज़रूरत क्यों है, कि पुलिस रिफॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कुछ तो ऐसे नेगेटिव चेंजेस, चीज़ें होंगी पुलिस के अंदर कि इसलिए हमको ज़रूरत पड़ रही है रिफॉर्म करने की। तो वो कौन कौन सी चीज़ें? कि पुलिस के अंदर जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, कि वो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस रिफॉर्म, ठीक है, जो पुलिस का जो पॉलिटिसाइजेशन हो गया है उसको रोकने के लिए, जैसे कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है वो ज़्यादा किसके ऊपर है? हमारा पॉलिटिकली ड्रिवन होता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, चाहे चाहे वो वेपन का शॉर्टेज हो, चाहे सर्विलेंस हो, चाहे व्हीकल का शॉर्टेज हो। वेपन शॉर्टेज किसी ने कहा, कैग रिपोर्ट द्वारा शो किया गया है। और देर इज ए व्हीकल शॉर्टेज, जो कि कितनी है? लगभग 35% जो व्हीकल शॉर्टेज है। कॉलोनियल लेगेसी है, जहां पर क्या करते हैं पुलिस का काम, कि सप्रेस करना है, ठीक है। बट उसको किस, पुलिस रिफॉर्म करके किसकी तरह करना है? उसको इनेबलर पुलिस पुलिस फोर्स की तरह बनाना है, ठीक है। सप्रेस ना होकर क्या करना है? उसको इनेबलर बनाना है। और क्या करना है? और क्या प्रॉब्लम है, क्यों जरूरत है हमारा? इसलिए कर जरूरत है कि डेट्यूरेटिंग द पब्लिक पुलिस रिलेशन, कि जो पब्लिक पुलिस रिलेशन जो डेट्योरेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, बेकार हो रहा है, उसको बेहतर बनाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सेकंड एआरसी रिपोर्ट में भी इसको देखा है, उसके ऊपर रिकमेंड दिया है कि हाँ बेहतर होना चाहिए। करप्शन एंड मिसकंडक्ट जो होता है पुलिस द्वारा, इसलिए रिफॉर्म चाहिए। चेंजिंग द नेचर ऑफ क्राइसिस, ठीक है। जो पुलिस के अंदर जो केसेस आते हैं उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके जो नेचर है क्राइसिस के, उसको चेंज करने के लिए इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म चाहिए। और क्या चाहिए? और किस लिए चाहिए? जैसे पुलिस के अंदर कस्टोडियल डेथ हो जाती है, कि उसको इतना मार दो कि हाँ भाई कि कस्टडी में ही डेथ हो गई उसकी, 3rd डिग्री दे दो। तो ये इसलिए भी एक रिफॉर्म चाहिए, ज़रूरत है। दूसरा लास्ट है कि जो पुलिस के ऊपर जो ओवर बर्डन है, ठीक है, उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? पुलिस रिफॉर्म चाहिए। तो समझ में आया कि पुलिस रिफॉर्म चाहिए क्यों, ठीक। तो एक तो पीपल से कनेक्शन जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, जो लेगेसी है कॉलोनियल लेगेसी उसको सही करने के लिए। तीसरा, उसके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जैसे कस्टोडियल डेथ, करप्शन, मिसकंडक्ट, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए। चलिए, अब देखो, अगर पुलिस लैक ऑफ पुलिस रिफॉर्म, कि अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, पुलिस रिफॉर्म ना होने की वजह से क्या करता है?
इट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो डेमोक्रेसी को क्या रोकता है। अब देखो, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा से मतलब क्या है, पुलिस रिफॉर्म क्या है, ये पुलिस रिफॉर्म की तो पार्ट है। अगर ये चीज नहीं होगी, ठीक है, तो वो कैसे डेमोक्रेसी को रोकेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, यही तो है पुलिस रिफॉर्म। अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा तो वो कैसे हिंडर करेगा डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट को, कैसे रोकेगा, यानी कि कैसे रोक रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये ना होने की वजह से तो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि क्या, तो हिंडर कैसे करेगा, तो वो सारे पॉइंट जिससे हमारी डेमोक्रेसी, हम बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो पुलिस रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है ताकि हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है वो बेहतर हो। ठीक है, वो कैसे बेहतर होगी, कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, रेगुलर इलेक्शंस होंगे, यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइजी होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, और क्या होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, फेयर मीडिया होगा, सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा। तो ये सारी सारी चीज़ें जब होंगी, ठीक है, तभी तो हमारा डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, डेवलप नहीं हो पाएंगी, बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, अब रहता है हमारा वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में है कि देखो, पहला है कि देखो, पुलिस सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, कि उनको बेहतर ट्रेनिंग दी सकती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, बेहतर स्किल डेवलपमेंट, चाहे वो साइबर से रिलेटेड केसेस हों, चाहे वो डिजिटल एरेस्ट से रिलेटेड केसेस हों। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक है जो हर कोई लिख देगा, 3-4 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो एज देगा आपको एग्जाम में, वो क्या देगा, कमेटी की रिकमेंडेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा, कि हाँ, जैसे पुलिस का बजट बढ़ा दो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, उसका फाइनेंस बढ़ा दो। ठीक है, जैसे कि व्हीकल अच्छे नहीं है तो व्हीकल को बढ़ा दो। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे वे फॉरवर्ड में क्या है कि हमारा जैसे मैलिमत कमेटी द्वारा क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सेपरेट इन्वेस्टिगेशन, मैलिमत कमेटी ने क्या कहा कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म आना चाहिए, जहां पर क्या होगा, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट किया जाए, और किसको, फॉरेंसिक, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और क्या है, जैसे प्रकाश सिंह केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी थी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। क्या क्या दी थी, जैसे कि हमारा ये प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप ये प्रॉपर लिखोगे भाई, कि प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दी थी, जैसे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर सेपरेशन हो। ठीक है, दोनों का क्या हो, सेपरेशन हो, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट हो किसका, डीजीपी का। ठीक है, ये पॉलिटिसाइजेशन को खत्म कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है, पुलिस स्टैब्लिश बोर्ड, जो पुलिस स्टैब्लिश बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाए टू डिसाइड ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड प्रमोशन, इन सबको डिसाइड करने के लिए। सेट अप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस कंप्लेंट, पब्लिक कंप्लेंट ऑन पुलिस, कि एक ऐसी कंप्लेंट अथॉरिटी सेटअप करो जहां पर पब्लिक पुलिस के आगे पुलिस कंप्लेंट कर सके, कि पब्लिक पुलिस पर कंप्लेंट कर सके अगर उसकी बात एफआईआर ना दर्ज की जा रही हो, वगैरह वगैरह। और क्या है हमारा, जैसे धर्मवीर कमीशन ने क्या बोला, नेशनल पुलिस कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए। जैसे कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन लाया जाए हर एक स्टेट के अंदर। टेन्योर ऑफ द पुलिस चीफ शुड बी फिक्स, जो पुलिस चीफ का जो टेन्योर है उसको फिक्स किया जाए। अ न्यू पुलिस एक्ट शुड बी मेड, जो न्यू पुलिस एक्ट, एक नया पुलिस एक्ट बनाया जाए। ठीक है, एक और कमेटी ने क्या बोला, पद्मा भया कमेटी 2000 में क्या बोला, एम्फसाइज ऑन इम्प्रूविंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस फोर्स। तो मैंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बोला था ना, तो आप इसमें ये लिख सकते हो, पद्मा भैया द्वारा बोला गया कि इसके रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं चेंजेस किए जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए मॉडल पुलिस एक्ट। ठीक है, तो ये सारी सारी क्या दी थी, हमारी रिकमेंडेशन दी गई थी। तो आप दो दो रिकमेंडेशन भी लिख दोगे, जैसे कि हमारा मैलीमत का एक ये लिख दो, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से आप एक पद्मा भैया ये वाले लिख दो, प्रकाश सिंह से आप दो इसमें से कोई लिख दो। ठीक है, 6-5-6 हो जाएंगे, इनफ है, वे फॉरवर्ड में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। समझ में आया, चलिए, तो हमारे ये हो गए दो टॉपिक। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, राइट, मतलब इनका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है।
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन है, इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस विच सीम्स टू बी lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in the civil service government? तो पहला क्या है कि जो सिविल सर्विस है, ठीक है, उसका मेन गोल क्या है, उसको क्या बनाना, कौन से गोल को अचीव करना कि उसकी वो न्यूट्रल रहे और उसके अंदर इफेक्टिवनेस उसकी मेंटेन रहे। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, विद द व्यू दैट ड्रास्टिक रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड, उसके अंदर रिफॉर्म यानी कि सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करेगी कि वो जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहला तो गोल ऑफ द न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस, तो ये कैसे क्या बोल रहे सारे, देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कैसे सिविल सर्विस होना चाहिए, कि इसके अंदर न्यूट्रल के बारे में बताया और इसकी इफेक्टिवनेस कैसा होगा, ये इससे पता चला है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रूल बेस्ड होना, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस होना चाहिए, तो उसका इफेक्टिवनेस पता चलेगा। न्यूट्रलिटी किससे होगी कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि साथ संबंध नहीं रखने वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि देखो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड इज रिगार्डेड एज द स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन whose work is to formulation of the implementation of the police for the development of the nation. इनिशियल गोल ऑफ न्यूट्रलिटी, ये चीज़ हमने सारी पढ़ ली है, ठीक है। इनिशियल गोल ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है हमारा कि बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो जाए, नो ब्यूरोटिक एटीट्यूड होना चाहिए, टाइम डिलीवरी ऑफ सर्विस होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोड्यूसन होना चाहिए, इम्पार्शियल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। और क्या है कि हाउ एवर इन द रिसेंट कंसर्न हैविंग राइजिंग रिगार्डिंग द एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिंसिपल, जिस मतलब इन प्रिंसिपल्स को मेंटेन करने के लिए कुछ कंसर्न्स हैं, यानी कि यहाँ पर चैलेंजेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस मैंने यहाँ पर सारे पढ़ाए थे आपको, ये रहे चैलेंजेस, ठीक। तो सेम वहीं पर है कि यहाँ पर भी वही चैलेंजेस हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लैक ऑफ नेसेसरी स्किल है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर मतलब स्किल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, और क्या हमारा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एक्सेस ऑफ जॉब सिक्योरिटी है, एक्सेसिव जॉब सिक्योरिटी है, डिलेमा इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेज प्रोफेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि हम एथिक्स में लिखते हैं, ठीक है। आइवरी टावर अप्रोच यानी कि लीडिंग टू डिस्कनेक्ट विद द पीपल, ठीक है, कि इतना ऊंचे हो जाओ कि भाई आप लोगों से बात ही ना कर पाओ, उनके पब्लिक पार्टिसिपेशन ही ना हो पाए, प्रोमिस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, तो ये सारी सारी क्या है, एक तरह से चैलेंजेस की बात करी गई है। थर्ड क्या है, देयर इज ए नीड ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला चैलेंजेस वाला पार्ट क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू एग्री, ठीक है। तो पहले तो हमने न्यूट्रलिटी की बात की, ठीक है, फिर डू यू एग्री का हमने बताया कि हाँ भाई ऐसा होता है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक। तीसरा उसका हमने जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया कि हाँ भाई ड्रास्टिक रिफॉर्म की भी जरूरत है, तो हमने रिफॉर्म के बारे में भी लिख दिया, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा था मैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आया तो रिफॉर्म इन द ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, उसकी सर्विस के अंदर होना चाहिए, ड्यूरिंग सर्विस होना चाहिए, करप्शन तो नहीं कर रहा है, पोस्ट सर्विस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कमिटी रिकमेंडेशन क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो आप क्वेश्चन जब भी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी रिफॉर्म में चीज़ हो तो आप एक फॉर्मेट ज़रूर अपनाना कि भाई कि रिक्रूट में चेंजेस कर दो, ट्रेनिंग में चेंजेस कर दो, ठीक है, पोस्ट ट्रेनिंग के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कमिटी रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो ये सारी आप कंबाइन करके आप इजी पॉइंट जनरेट कर सकते हो, समझ में आया। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, और या फिर मैंने आपको बताया था कि क्रिटिसिज्म ऑफ सिविल सर्विस अरुणा और ये वगैरह ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ करवा दिया, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर क्या आता है हमारा, फिर आया था मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंदर भी सेम मैंने ये बताया था, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी थी, और कैपेसिटी बिल्डिंग में मैंने आपको क्या बताया था, ये कैपेसिटी बिल्डिंग की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। और क्या बताया था, मिशन कर्मयोगी विदाउट कि 6 पिलर होने चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पढ़ा चुका है सारा, ठीक है। ये पूरा मैंने मिशन कर्मियों की पढ़ा दिया, सेम ही है, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट, फिर बात करी थी हमने पुलिस रिफॉर्म की, ठीक। व्हाट इज पुलिस रिफॉर्म, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया, नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म, इम्पैक्ट ड्यू टू द पुलिस रिफॉर्म, एफर्ट्स फॉर द पुलिस रिफॉर्म, वाई स्टेट इज नॉट सीरियस अबाउट पुलिस रिफॉर्म। तो क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं किससे, पुलिस रिफॉर्म से, कि पहले लिखना है कि पुलिस रिफॉर्म है क्या, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइसिस लिखना है इसका, उसका इम्पैक्ट क्या पुलिस रिफॉर्म का होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, और क्या हमारा नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म क्या है। तो ये सारे सारे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया वैसे तो कि
पुलिस रिफॉर्म क्या है, ठीक है, देखो पुलिस रिफॉर्म क्या है, एम क्या है उसका, ठीक है, उसका एम बता दिया मैंने, पर्पस क्या है उसका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस क्या है उसका कि पुलिस रिफॉर्म क्या हमारे स्टेट लिस्ट में आता है, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पूरा ऑलरेडी अभी समझाया था, ठीक है। फिर आता है नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म, मैंने ऑलरेडी नीड समझा दिया है आपको, पुलिस रिफॉर्म की नीड क्यों है, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ देयर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर की वजह से है, लैक ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर टुवर्ड द सिटीजन्स वगैरह वगैरह, ठीक। नॉट द लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम की लाइन में नहीं है, मतलब इन द लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे। फिर क्या हमारा, ठीक है, तो ये सारे सारे पॉइंट आ गए। फिर आता हमारे, ठीक है, जैसे कमिटी रिकमेंडेशन, सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या बोला, सेपरेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अदर पुलिस फंक्शन लाइक मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। सेकंड एआरसी इन 2007 ने रिकमेंडेशन करी कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उनको क्या किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पुलिस रिफॉर्म में भी काफ़ी ज़्यादा जो हमने रिकमेंडेशन पढ़ी थी, इसको छोड़ देना, पता नहीं क्या घूरे 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 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार, घूरे या घूरे है, ठीक है। बाकी इतनी सारी रिकमेंडेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, मैं ये भी पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया है, ठीक। और क्या है, हाउ लैक ऑफ पुलिस रिफॉर्म हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे करेगा, हिंडर कैसे करेगा, कि लैक ऑफ ट्रस्ट होगा पुलिस सर्विस के, तो डिफरेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, पीपल विल नॉट फॉलो द ऑर्डर्स, ठीक है। अगर लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो पीपल फॉलो नहीं करेंगे ऑर्डर्स, ठीक है। तो नो कॉपरेशन अमंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक, ठीक है, तो कॉपरेशन नहीं, पब्लिक कॉपरेट नहीं करेगी पुलिस को जब लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो, ठीक है। और क्या, पुलिस मिसकंडक्ट करेगी, लीड्स टू करप्शन, ठीक है। पॉलिटाइजेशन ऑफ पुलिस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर होगा ऑफ द रूलिंग पार्टी, क्रिमिनल गेट प्रोटेक्टेड, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिलेगी, नेक्सस बिल्डअप होगा बिटवीन पॉलिटिशियन, पब्लिक, पुलिस और क्रिमिनल के अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगी, हिंडर डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। और क्या हमारा, हिंडर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा तो मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, वॉइस ऑफ द पीपल इज नॉट हर्ड, ठीक है, तो लोगों की जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जाएगी, जो पीपल राइट्स होंगे वो इनसिक्योर हो जाएंगे, वीक वीक इन्फोर्समेंट होगा, वीक इन्फोर्समेंट होगा कहीं ना, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा सिस्टम के अंदर वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी को अफेक्ट करेगी। कस्टोडियल डेथ की वजह से लूजिंग द ट्रस्ट होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पब्लिक ट्रस्ट नहीं होगा, शोज इंडिफरेंट टुवर्ड द सिस्टम, कि जो लोगों को गुस्सा है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाएगा पुलिस के लिए। रिड्यूस द पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा और क्रिटिक होगा, फिर अफेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है, मैंने जो आपको समझाया था, ठीक है, कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी इससे कि डेमोक्रेसी को आप पुलिस रिफॉर्म से कैसे कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मैंने बाकी क्वेश्चन में भी बोला है कि डेमोक्रेसी किस चीज़ से होती है, पहले आप वो लिख दो, पुलिस रिफॉर्म का मेन इंपॉर्टेंस क्या है आप वो उसको पता कर लो, ठीक है, कि ट्रस्ट होना चाहिए पुलिस के अंदर, ठीक है, और इंडिफरेंस पीपल, मतलब पीपल के अंदर जो इंडिफरेंट डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए पुलिस के प्रति, ठीक है, और ट्रस्ट का होनी चाहिए, पुलिस की क्रेडिबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो पॉलिटिसाइजेशन है, पुलिस पॉलिटिसाइजेशन होना, ठीक है, पॉलिटाइजेशन ऑफ पुलिस होना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी, फिर इन दोनों को क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है वो हार्म होगी, ठीक है। जब पुलिस रिफॉर्म होगा तो फॉर एग्जांपल पुलिस रिफॉर्म की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा तो क्रिमिनलाइजेशन होगी पॉलिटिक्स की, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, नेक्सस बढ़ेगा, नेक्सस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्शन ढंग से नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो पाएगी, ठीक, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा। तो आपको ऐसे चीज़ें करके समझनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो चलो आज तो मैंने ये चीज़ करवा दी, आपने समझ ली, मगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको पता ना, तो आप उसको सडन कैसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, कुछ तो सोचोगे ना, ठीक है, तो मैं उसको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे सोचना है आपको, राइट। क्योंकि देखो आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया होगा तो आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, ठीक है, आपको ज़रूर आता होगा, उसको पॉइंट्स भी जनरेट कर लोगे, बट उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बैठाना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक, तो वो कनेक्शन बैठाने की मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा था। चलिए, फिर क्या तुम्हारा कस्टोडियल डेथ हो गया सब है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड वही है जो इतने सारी मैंने आपको बताया, ये वे फॉरवर्ड ही है, डेमोक्रेसी का ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको,
ठीक है, अब ये हमारा आ गया नेक्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम देखते हैं, कल करते हैं इसको। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कल, टाइम लगा तो शायद इसको कंप्लीट ही कर देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, तो फिर चलिए, टाइम भी काफ़ी हो गया है, या फिर वैसे छोटा टॉपिक थे दोनों दोनों, तो हमने 2 टॉपिक इसके अंदर निपटा दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ भी आपकी रिकमेंडेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि कुछ ये हमारी रिकमेंडेशन है, आप ऐसा पढ़ाइए, ऐसा मत पढ़ाइए, या वगैरह, जो भी आपको जैसा पसंद हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।